हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। कौन सा टॉपिक चल रहा था भाई? आज क्या है कि वीडियो संडे को रिकॉर्ड हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा तबीयत का इशू हो गया। बाकी एक चीज मैंने देखी है अपनी वीडियो में, क्या होता है कि अनसब्सक्राइब भी हो रहे हैं, तो ऐसा मत करो भाई। चलिए टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आज बातें है ही नहीं करने के लिए। तो टॉपिक का नाम है पौधों में पोषण, जिसके बारे में हम तत्वों की भूमिका पढ़ ली थी और नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ लिया था, प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे श्वसन की। किसकी? श्वसन की, जिसकी हम बहुत बार बातें कर चुके हैं, पर फिर भी आज बातें कर ही लेते हैं। एक एक शब्द के बारे में बात करेंगे। श्वसन क्या होता है? वही बात मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, कि श्वसन का मतलब आप लेते हो कि सांस लेना, सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, शुद्ध वायु को ग्रहण करना, अशुद्ध वायु बाहर त्यागना, फिर CO2 को ग्रहण करना, CO2 का निष्कासन करना। लेकिन क्या होता है श्वसन? श्वसन होता है कि O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटकर एनर्जी बनाना। ठीक है, वही देखते हैं। जैविक क्रिया, यानी कि श्वसन क्या है? एक जैविक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? जैविक क्रिया। और इसे जैविक क्रिया को जैव प्रक्रम भी बोलते हो आप। क्या बोलते हो? जैव प्रक्रम। 10th क्लास की साइंस की बुक है ना, उसमें एक चैप्टर नंबर 6 दिया हुआ है। उसमें सारे जितने भी हमारे शरीर में चलने वाली प्रक्रियाएं होती है, वो सारी की सारी एक ही चैप्टर में करवाई हुई है। तो श्वसन भी क्या है? एक जैविक क्रिया है या एक जैव प्रक्रम है। क्या होता है श्वसन में? शर्करा वह, यानी कि शर्करा का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, एक ही बात है। शर्करा वह वसा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो श्वसन में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। यानी कि श्वसन में कौन सी विक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब हो गया कि आपका क्या होता है? O2 का जुड़ना। क्या होता है? O2 का जुड़ना। O2 का जुड़ना। ये लाइन आपको क्लियर हो गई है? O2 का जुड़ना। पहली बात आपको समझ में आ गई कि श्वसन है एक जैविक प्रक्रम है, इसमें ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। यही तो होता है। ठीक है, और इससे क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। लो जी, श्वसन से एक बात और क्या निकलती है? ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि एनर्जी निकलती है। यानी को के लिए ग्लूकोज जब टूटता है तो उससे ऊर्जा बनती है। क्लियर? शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य में सहायक होती है, यानी कि ये ऊर्जा क्या काम आती है? ये ऊर्जा काम होती है, हम जो शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, जितने भी हमारे शरीर में छोटे से छोटा काम है, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? श्वसन में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वही एनर्जी हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है, और इस सभी क्रिया में जब ऑक्सीकरण होता है तो साथ में क्या बनता है? अभी बताया कि ऊर्जा बनती है ATP प्लस ATP, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी बनती है। लो, जिसका मैं पूरा नाम लिख देता हूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और साथ में बनती है CO2। अब ये CO2 मानव शरीर में काम की नहीं होती, या श्वसन में ये CO2 काम की नहीं है, तो इसे कोशिकाओं द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। जीव में ये CO2 जीव में काम की नहीं होगी, तो इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ATP व CO2 मुक्त होती है। ये 5-6 बातें आपके सारी की सारी बातें काम की है, तो नोट डाउन करते चलें साथ के साथ, और कोई भी परेशानी हो तो पूछ लें। क्या होती है श्वसन? श्वसन एक जैविक प्रक्रम है। शर्करा व वसा का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायक होती है। इस विक्रिया में ATP व CO2 मुक्त होती है। लो जी, इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन वास्तव में सर इसकी परिभाषा क्या है? वैसे तो जितनी परिभाषा बना सकते हो आप बना सकते हो, लेकिन फिर भी अपने देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है।
बाहरी वातावरण में, बाहरी वातावरण यानी कि वायुमंडल से या बाहरी वातावरण से O2 ग्रहण कर, ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर की कोशिकाएं में प्रवेश करता है। यानी कि हमारा शरीर होता है या कोई भी जीव जंतु का जो शरीर होता है वो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कोशिकाओं को पहुंचा देता है। इसका उपयोग ग्लूकोज, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो ग्लूकोज बना है या हमने अपने भोजन जो ग्रहण करके जो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा है उसे बोलते हैं ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन बोला जाता है। यानी कि अब देखो, हमने भोजन खाया, आपने कभी सोचा है कि हमने जो भोजन खाया उसका क्या हुआ? सर भोजन तो पच गया। पचने का मतलब क्या है कि रक्त द्वारा हमारे शरीर में जितना भी भोजन हमने खाया है वो पच जाने के बाद रक्त द्वारा उसको शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक भेज दिया जाता है। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि हर कोशिका के पास ग्लूकोज है। हाँ जी, बिल्कुल, हर कोशिका के पास ग्लूकोज है और वही ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन के रूप, कोशिकीय ईंधन आपका कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये कोशिका है, इसके पास ग्लूकोज है, बिल्कुल है ना। अब ये ग्लूकोज बाहर से ऑक्सीजन ये कोशिका या शरीर में आएगी तो क्या बन गया इसके अंदर O2, यानी कि C6H12 O2 ये आपस में रिएक्शन करेगी और श्वसन हो जाएगा। यही श्वसन है। ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन होता है का ऑक्सीकरण करता है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ती है कि कई चरणों में, यानी कि एक ही चरण में यह काम नहीं होता, बहुत सी लंबी प्रोसेस चलती है। तो इसमें कई चरण बनते हैं और विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति, बहुत से एंजाइम इसके साथ होते हैं। अपने को एंजाइम नहीं दिए गए, बड़ी क्लासों में दिए जाएंगे। तो विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है और CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है और CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यही श्वसन है, यही श्वसन है। उम्मीद करता हूं मैंने आपको एक एक लाइन क्लियर की है कि ये क्या बोलना चाह रहा है, पर फिर भी एक बार फिर मैं इस लाइन को क्लियर कर देता हूं आपको। देखो, इसने बोल दिया कि हर कोशिका के पास C6H12O6 है। वायुमंडल से हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो इस कोशिका में ये ग्लूकोज आ गई। अब देखा जाए तो हमारे शरीर में एक सेल होती है, कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा C6H12O6 O2 के उपस्थिति में तोड़ेगा। अब ये O2 इसके साथ जुड़ा है तो क्या हुआ? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण बना। क्या? CO2 प्लस ATP ऊर्जा, लगभग 36 ATP बनती है। यही श्वसन है, ये इस बात में कह रहा है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि कई चरण, यानी कि इसके विभिन्न चरण होते हैं। अब अपने उस चरणों की बात करेंगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, श्वसन क्या होता है? जैविक क्रिया होती है, शर्करा व्यवस्था का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, जो मुक्त ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायक होती है। एटीपी व CO2 का निर्माण होता है, बाहरी वातावरण से O2 ग्रहण कर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में प्रवेश कर इसका उपयोग ग्लूकोज का या ग्लूकोज को कोशिका अंदर का ऑक्सीकरण कर कई चरणों में एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है और CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यही हमारा श्वसन होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका ताकि आपको बाद में दिक्कत न आए। चलिए, यह होता है दो प्रकार का श्वसन, दो प्रकार का होता है। एक होता है अवायवीय और एक होता है वायवीय। अब नाम से पता लग रहा है अवायवीय और इधर वायवीय। अवायवीय का मतलब होता है कि अ का मतलब नहीं, वायवीय का मतलब वायु, यानी कि वायु से संबंधित ऑक्सीजन, यानी कि O2 की अनुपस्थिति में होगा। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और वायवीय क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायवीय और अवायवीय का मतलब ये दो बातें हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा
और क्या बनाएगा वो होगा अवायवीय, और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो यह होगा वायवीय। तो पहले हम बात करेंगे अवायवीय श्वसन की। किसकी बात करेंगे? अवायवीय श्वसन की बात करेंगे। चलिए, यह जो अवायवीय श्वसन होता है यह श्वसन का पहला स्टेप है, यानी कि पहला चरण यही है। यानी कि चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, पहले अवायवीय श्वसन ही होगा। तो उसका ये प्रथम चरण है। ठीक है, पूछ लेगा कि श्वसन का पहला चरण कौन सा होता है, तो अवायवीय होता है। चलिए, O2 की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है, या ग्लूकोज का टूटना होता है, या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो वो कैसा होता है? वो होता है आंशिक विखंडन। आंशिक, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन, यानी कि ग्लूकोज टूटेगा जरूर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा तो वो पूरा नहीं टूटेगा, आंशिक टूटेगा। ठीक है, और इस आंशिक टूटने से वो क्या बनाएगा? इस आंशिक टूटने से वो क्या बनाएगा? तो एक अणु C6H12O6 ग्लूकोज एक अणु है, तो इससे क्या बनते हैं प्यारे बच्चों? इससे 2 पाइरुवेट अणु बनते हैं। पाइरुवेट अणु, ग्लूकोज के एक अणु से कितने अणु बनते हैं? पाइरुवेट के 2 अणु पाइरुवेट के बनते हैं। ठीक है, लो जी, बन गए। और बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत ही कम मात्रा में। यह जो आपका अवायवीय श्वसन होता है, ये कहां संपन्न होता है? यह होता है प्यारे बच्चों कोशिका द्रव्य में, यानी कि ये आपका कोशिका द्रव्य होता है। तो यह कहां संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह संपन्न नहीं होता। कहां होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है जी, बहुत ही कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब जब ये टूटेगा, मान लीजिए आपको पता है कि ग्लूकोज जब टूटेगा तो ऊर्जा बनाएगा, तो इससे बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? कम। तो जितनी ऊर्जा इससे बननी थी उतनी ऊर्जा तो बनी नहीं, तो ऊर्जा गई कहां? क्योंकि सर आपने बताया कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। यहां पर तो कम ऊर्जा बनी। ठीक है, इससे जितनी ऊर्जा बननी चाहिए थी उतनी ऊर्जा नहीं बनी, उससे कम बनी। तो ऊर्जा कहां गई? तो शेष ऊर्जा पाइरुवेट के बंध में संचित हो जाती है, यानी कि इस पाइरुवेट में जो बंध बनते हैं ना, उस बंध में स्टोर हो जाती है, बंध में संचित हो जाती है। ठीक है, ये है हमारा पहला स्टेप। अब पाइरुवेट में ऊर्जा संचित होगी, पाइरुवेट बन गया, कुछ ऊर्जा बन गई। अब यह जो अवायवीय श्वसन होता है वो आपका 2 या 3 प्रकार से होता है, 2 या 3 प्रकार से। देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, कैसे होता है उसको समझते हैं। पहला क्या होता है? अब आपको पता है इसमें O2 की क्या होगी? एब्सेंस होगी ना, एब्सेंस होगी, एब्सेंट होगा वो O2 की उपस्थिति में ये क्या बनाएगा? ये एक तो बना देगा CO2 प्लस C2H5OH। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल, यानी कि शराब, एथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का निर्माण होता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है? यह जो क्रिया होती है इस क्रिया को बोलते हैं प्यारे बच्चों किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। और यह कहां पर संपन्न होती है? यह अभिक्रिया होती है किण्वन यीस्ट में। किसमें संपन्न होती है? यीस्ट द्वारा या यीस्ट में संपन्न होती है। अगर यीस्ट में किण्वन होता है, यीस्ट में किण्वन होता है तो ये पाइरुवेट अणु से, देखो दोबारा समझो इस बात को कि ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट अणु तो बन गए। ठीक है, यहां तक तो सेम चलेगा। लेकिन अब पाइरुवेट, अगर यीस्ट में ये काम हो रहा है तो CO2 व एथेनॉल बना देगा और इस अभिक्रिया को बोलेंगे किण्वन। क्या बोलेंगे? किण्वन। किण्वन अगर आप पूछ ले किण्वन क्या है, तो O2 की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन, आंशिक विखंडन, जिससे CO2 और एथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहली बात तो इसने कंप्लीट कर दी है कि इथेनॉल बना दें। दूसरी बात ये कह रहा है, दूसरी बात ये क्या कह रहा है उसको समझते हैं। दूसरी बात ये कह रहा है कि पेशियों में पाइरुवेट,
यानी कि मांसपेशियों की बात कर रहा है। अगर पेशियों में पायूरवेट है तो ग्लूकोज का ही भाग, चलो मैं यहां पे लिखता हूं C6H12O6O2 की। अब ये कहां पर टूटेगा? पेशियों में अगर टूटे, मांसपेशियों में, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल बनाएगा। O2 की अनुपस्थिति है। अब हमारे शरीर में भी अगर पेशियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, तो लैक्टिक अम्ल ज्यादा बन जाता है। यानी कि अब इससे एनर्जी क्या होती है? एनर्जी भी उत्पन्न होती है, लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि आंशिक विखंडन हो रहा होता है, ऊर्जा बहुत कम निकलती है। तो इस लैक्टिक अम्ल की वजह से हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिससे हमारे जोड़ों में दर्द और ऐंठन का मतलब आभास होता है। और क्या होता है? मांसपेशियों में दर्द व ऐंठन, और हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प बनने लगते हैं, यानी कि ऐंठन बनने लगते हैं। ठीक है, तो यह क्रैम्प का बनना लैक्टिक अम्ल वाली बात को प्रदर्शित करता है। तो ये कब होता है? O2 की अनुपस्थिति में होता है। अब कई बच्चे सवाल करेंगे, सर हमारे शरीर में मांसपेशियों में कब होता है? तो इसका कब होने का रीजन ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम भाग दौड़ वाला ज्यादा काम करते हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, दौड़ लगा रहे हैं, उस टाइम क्या होता है? हम पहली बार ये चीज कर रहे होते हैं, हमारी जब प्रैक्टिस नहीं होती ऐसी चीज करने की, दौड़ वगैरह करने की, तो हमारे शरीर जितनी एनर्जी बनाता है उतनी देर तो हम सही से भाग रहे होते हैं। लेकिन अब एनर्जी बनाना जितनी बनाई थी वो तो हमने खर्च कर दी, लेकिन हमें भागने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम भागते हैं तो हमें सांस चढ़ जाता है ना, क्योंकि हम जल्दी जल्दी सांस लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती। इस वजह से एक तो हमें सांस चढ़ने लग जाता है, और दूसरा क्या होता है? लैक्टिक अम्ल टूटने लग जाता है। जो आपका ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटकर ऊर्जा बनाने का प्रयास करता है, और ऊर्जा बनती है तो बहुत कम, ग्लूकोज का ह्रास होने लगता है ज्यादा, और लैक्टिक अम्ल की वजह से हमारे जो जोड़ों में वो दर्द वगैरह होने लग जाता है। एक दो दिन रेस्ट करने पर ये चीजें ठीक हो जाती है। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। अब पायूरवेट अगर O2 की उपस्थिति में टूटे, अब ये दोनों कंडीशन अनुपस्थिति की थी, अगर उपस्थिति में टूटे तो इसका ग्लूकोज का होता है पूर्ण ऑक्सीकरण। क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण। CO2 है, ऊर्जा बनती है पूरी, 36 ATP ऊर्जा बनती है पूर्ण। O2 की उपस्थिति में पायूरवेट अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि वायवीय श्वसन कहां होता है? तो वायवीय श्वसन होता है प्यारे बच्चों हमारे शरीर में या पादप कोशिकाओं में, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बना दिए पायूरवेट अणु O2 CO2 प्लस ऊर्जा। होमवर्क आपका क्या रहेगा? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। कमेंट सेक्शन में डाल देना जो जो बच्चे ने होमवर्क कर लिया हो। ठीक है, क्या होमवर्क रहेगा? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करना है। अब कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है, हल्की फुल्की बातें फटाफट कवर करने का प्रयास करते हैं। पौधों में श्वसन, ये तो नॉर्मल श्वसन समझाया कि पौधों में होगा, मतलब ये जीवों में होगा, पौधों में भी यही सिस्टम चलता है, जीव जंतुओं में भी यही सिस्टम चलता है। अब स्पेशली पौधों पर बात करें, यानी कि अब ये बातें हम दोबारा यहां पर नहीं करनी, कुछ रही कोई बातें हैं वो हमने यहां करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान, पौधों की बात कर रहा है वह। श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान पौधे की सतह द्वारा होता है, यानी कि उसकी बाहरी सतह जो होती है ना, वहां से गैसें आदान प्रदान होगी, और वो अभिक्रिया क्या होगी? विसरण द्वारा। किस द्वारा? विसरण द्वारा। कल बताया था ना मैंने, विसरण क्या होता है? पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। ठीक है, तो विसरण द्वारा होता है। अगली बात कह रहा है वायुमंडलीय ऑक्सीजन पौधे में कहां से प्रवेश करती है? वायुमंडलीय O2 पौधे में कहां से प्रवेश करती है? तो पत्तियों के रंध्रों से। एक तो पत्तियों के रंध्रों से, दूसरा पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वात रंध्र, यानी कि पुराने वृक्ष होते हैं उसके जो तने होते हैं, उसकी बाहरी जो त्वचा होती है, जो की कड़ी होती है, जिसे आप नॉर्मल भाषा में छाल बोल देते हो पेड़ की, या छोड़ा, उसमें छोटे छोटे वात रंध्र होते हैं। तो वहां से क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, और CO2 का निष्कासन भी श्वसन के बाद वहीं से भी किया जाता है। अंतर कोशिकीय स्थानों द्वारा, आपको पता है कोशिका में जो आपके सतह पर अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं, जो हमने ऊतक में पढ़े थे, वहां से भी।
ठीक है। और पौधे की जड़ें भूमि में उपस्थित O2 का ग्रहण करती हैं, किसके द्वारा? मूल रोम के द्वारा। और ये मूल रोम किसके बने होते हैं? एपिडर्मिस से विकसित होते हैं। CO2 का निष्कासन भी यही करते हैं। इसी कारण पौधे में लंबे समय तक जल जमाव से पौधा नष्ट हो जाता है। इस बात का मतलब यह है देखो, ये कह रहा है कि पौधे में श्वसन जो होगा वो पौधे की बाहरी सतह द्वारा होगा, जिसमें विसरण अभिक्रिया होगी। कौन सी? विसरण। विसरण क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अब पौधे के कौन कौन से भागों से ऑक्सीजन ग्रहण करेगा? अब कई बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर पौधे तो ऑक्सीजन खुद बनाते हैं, तो उनको ग्रहण करने की जरूरत क्या है? तो वो दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं, तब बनाते हैं। जब उनको श्वसन की जरूरत होती है तब वो वायुमंडल से ही ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो पत्तियों के रंध्रों द्वारा, जो बड़े पेड़ या पुराने वृक्ष होते हैं उनके जो तने होते हैं उस पर वातरंध्र होते हैं, उसके द्वारा, अंतराकोशिकीय स्थानों के द्वारा, जो पौधे की जड़ें होती हैं जिस पर सूक्ष्म मूल रोम होते हैं वो एपिडर्मिस के बने होते हैं, उसमें भी सूक्ष्म छिद्र होते हैं, तो वहां से भी वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और वहीं से उसको CO2 का निष्कासन होता है। ठीक है, मतलब भूमि के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वहां से ग्रहण करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि कई बार फसलों के अंदर या पेड़ पौधों के अंदर का लंबे समय तक पानी देते हो ना, तो भी पौधा मर जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन और CO2 का निष्कासन नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो फिर मूल रोम तो जल को अवशोषण में लगे रहेंगे, बेचारों को जगह ही नहीं मिलेगी, है ना। इसीलिए कहा गया कि लंबे समय तक पौधे में जल जमाव से पौधा नष्ट होकर मर जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे क्या बात कर रहा है? जलीय पौधे। अब जलीय पौधे में तो वह चीज होती नहीं है भी, वातरंध्र वगैरह वगैरह, तो वो क्या करते हैं? तो जलीय पौधे विसरण द्वारा जल व O2 ग्रहण करते हैं व CO2 का निष्कासन करते हैं। यानी कि जल व ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, वो पौधे कहां से करते हैं? जो जल में रहने वाले पौधे वो विसरण द्वारा ही करते हैं। विसरण जो मैंने कल आपको बता ही दिया था, उच्च सांद्रता पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। पौधे के प्रत्येक भाग, जड़, तना, पत्ती में अलग अलग श्वसन होता है, यानी कि जड़ में अलग श्वसन होता है, पत्ती में अलग होता है, तने में अलग श्वसन होता है। जंतुओं की तरह पौधों में गैसों का विनिमय नहीं होता। जिस तरह जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान होता है ना, वैसे पौधों में नहीं होता। ठीक है, पौधों में श्वसन क्रिया धीमी चलती है, जंतुओं के मुकाबले पौधों में श्वसन होता है वो धीरे होता है। ठीक है, अब आपको थोड़ी जो चार बातें ध्यान रखनी है, ये हल्की फुल्की बातें थी जो आपको ऑलरेडी पता थी। ठीक है, अब कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला है श्वसन गुणांक। तो ये श्वसन गुणांक क्या होता है? श्वसन गुणांक का मतलब है कि निष्कासित CO2 का आयतन है, यानी कि आपने कितनी CO2 का निष्कासन किया है अपोन में अवशोषित CO2 का निष्कासन। आपने ग्रहण कितने किए और अपने निष्कासित कितने किया है, उन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? वो आपका श्वसन गुणांक होता है। ठीक है, और श्वसन गुणांक को माप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्वसन गुणांक को किससे मापा जाता है? तो गैसीय श्वसन मापी द्वारा इसको मापा जाता है। गैसीय श्वसन मापी द्वारा श्वसन गुणांक को मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शर्करा का श्वसन गुणांक 1 होता है, वसा और प्रोटीन का श्वसन गुणांक 1 से कम। याद रख लेना दोनों बातें, शर्करा का श्वसन गुणांक 1 और वसा का व प्रोटीन का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। श्वसन गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वो आपके CO2 है। तो प्रकृति में CO2 की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर कम हो जाती है। प्रकाश उपस्थिति में श्वसन दर ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा प्रकाश ज्यादा श्वसन दर। प्रकृति में CO2 की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर भी, CO2 बढ़ेगा तो श्वसन दर कम, प्रकाश ज्यादा होगा तो श्वसन दर भी एक्यूरेट है। O2 पर श्वसन दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे ऑक्सीजन कम हो चाहे ज्यादा हो, उस पर श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि मान 19% ना हो जाए। यानी कि अगर 19% तक आपके पास ऑक्सीजन है तो चाहे ज्यादा हो या इससे कम नहीं होनी चाहिए बस।
उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताप 0 डिग्री से 30 डिग्री पर श्वसन दर बढ़ती है। 0 से 30 डिग्री तक आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो श्वसन दर बढ़ेगी। बस हल्की फुल्की बातें हैं जो आपको मैं पहले करवा चुका हूं, इसलिए मैंने ये फटाफट आपको बताया है, क्योंकि इसमें समझाने वाली कुछ बातें थी नहीं। फिर भी कोई चीज आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो को बस 6-7 व्यू आते हैं, 6-7 बंदे देखते हैं, बाकी नहीं देखते, कोई बात नहीं, मत देखिए, एज योर विश। ठीक है, मेरा कंटेंट है, मैं आपको दे रहा हूं, जो पढ़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।